सर्दियों में ऊनी स्वेटर उतारते समय वो हल्की सी चट चट की आवाज, या कार का दरवाजा खोलते ही अचानक लगने वाला वो हल्का सा शॉक, हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया ही है। देखने में तो ये बहुत ही साधारण सी बातें लगती हैं, है ना? लेकिन आज गोविंद सर के बेहतरीन नोट्स के जरिए हम इसी रोजमर्रा के अनुभव का एक डीप विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए इस रहस्य को डीकोड करते हैं। तो ये झटके आखिर क्यों लगते हैं? गोविंद सर के नोट्स एकदम साफ बताते हैं कि इन छोटी छोटी घटनाओं और आसमान में कड़कने वाली उस विशालकाय भयानक बिजली, दोनों के पीछे बिल्कुल एक ही विज्ञान काम कर रहा है। लिटरली एक ही साइंस। ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हैं। और इसी साइंस को भौतिकी की भाषा में कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम से ही पता चलता है, स्थिर का मतलब है जो अपनी जगह पर रुका हुआ है, हिलडुल नहीं रहा। जब इलेक्ट्रिक चार्ज बस एक जगह पर टिके होते हैं ना, तब भी वो कितने विशाल बल और प्रभाव पैदा कर सकते हैं। यही हमारी आज की इस चर्चा का मेन फोकस है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज सुनते ही दिमाग में सीधा स्मार्टफोन या गैजेट्स आते हैं, राइट? लेकिन इसका इतिहास सच में हैरान कर देने वाला है। बात ईसा पूर्व की है। करीब 600 ईसा पूर्व में ग्रीस के दार्शनिक थेल्स ने सबसे पहले नोटिस किया था कि जब एम्बर को रगड़ा जाता है तो वो सूखी पत्तियों को अपनी तरफ खींचने लगता है। और मजेदार बात पता है क्या है? गोविंद सर बताते हैं कि एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते थे। वहीं से आज का ये इलेक्ट्रिसिटी शब्द निकला है। फिर सदियों बाद 1700 के दशक में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिए। अब यहां एक बड़ा सवाल आता है, जब दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या कोई नई एनर्जी या नया चार्ज पैदा होता है? बिल्कुल नहीं। नया चार्ज बनाना तो लिटरली असंभव है। गोविंद सर ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार कॉस्मिक बैंक अकाउंट का उदाहरण दिया है। जब सतहें रगड़ खाती हैं तो बस इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा होता है। जैसे एक बैंक अकाउंट से पैसे कटकर दूसरे में जमा हो जाते हैं, लेकिन बैंक का टोटल बैलेंस यानी हमारे ब्रह्मांड का टोटल चार्ज हमेशा फिक्स रहता है। इसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के अगले हिस्से पर चलते हैं, क्वांटाइजेशन यानी ब्रह्मांड के पिक्सेल्स। तो इस कॉस्मिक बैलेंस में एक बहुत भारी भरकम शब्द बार बार आता है, क्वांटाइजेशन। मतलब क्या चार्ज पानी की तरह लगातार बहता है? नहीं, इसे एक टीवी स्क्रीन की तरह विजुअलाइज करते हैं। दूर से देखने पर स्क्रीन एकदम स्मूथ और लगातार बहती हुई तस्वीर लगती है, लेकिन जरा पास जाकर एकदम सूक्ष्म स्तर पर जूम इन करें तो पूरी तस्वीर छोटे छोटे अलग अलग पिक्सल से बनी होती है। आधा पिक्सल तो ऑन नहीं किया जा सकता ना। गोविंद सर कंफर्म करते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही चार्ज भी ब्रह्मांड के इन्हीं पिक्सेल्स यानी इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के फिक्स पैकेट से बना है। इन्हें टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। अब जरा इस 200 साल वाले आंकड़े पे ध्यान देते हैं। जब गोविंद सर ने ये कैलकुलेशन समझाई तो सच में दिमाग चकरा गया। इमेजिन करते हैं एक ऐसी मशीन है जिससे हर एक सेकंड में पूरे 1 अरब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। इतनी भयानक स्पीड, फिर भी किसी चीज पर सिर्फ 1 कूलॉम चार्ज इकट्ठा करने में लगभग 200 साल लग जाएंगे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज वास्तव में कितना ज्यादा छोटा होता है। और अब इस स्केल को थोड़ा और बड़ा करते हैं, 1,34,00,000 कूलॉम। गोविंद सर ने यहां एक और चौंकाने वाला फैक्ट रखा है। जो एक नॉर्मल कप होता है ना, जिसमें करीब 250 ग्राम पानी आता है, उसमें लगभग 1.34 करोड़ कूलॉम पॉजिटिव और ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज छिपा होता है। तो फिर जाहिर सी बात है कि दिमाग में यह सवाल आएगा, अगर उस 1 कप पानी में करोड़ों कूलम का चार्ज भरा पड़ा है तो उसे पीने पर जोरदार बिजली का झटका क्यों नहीं लगता? इसका एकदम सटीक जवाब है परफेक्ट कॉस्मिक अकाउंटिंग। गोविंद सर समझाते हैं कि पानी के हर एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गिनती में बिल्कुल बराबर होते हैं। ये विशाल चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी वजह से पानी का जो नेट चार्ज है वो एकदम शून्य हो जाता है और वो पूरी तरह सुरक्षित और संतुलित रहता है। अब बात करते हैं कूलॉम के नियम और चार्ज की असली ताकत की। प्रकृति में इतनी भयंकर ऊर्जा मौजूद है, तो वो कौन सा अदृश्य गोंद है जो इन ऑपोजिट चार्जेस को बांध कर रखता है? ये आपस में एक दूसरे को कैसे खींचते या धकेलते हैं, इस बात को चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम का 1785 का नियम बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। गोविंद सर इसे एक गुब्बारे के उदाहरण से बताते हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है उसका रबर फैल के पतला होता जाता है, राइट? ठीक वैसे ही जब ये बल 3D स्पेस में बाहर की तरफ फैलता है तो दूरी बढ़ने पर वो एक बहुत बड़े एरिया में बट जाता है। नतीजा, उसकी ताकत दूरी के स्क्वायर
यानी वर्ग के हिसाब से बहुत तेजी से कम होने लगती है। इसे ही भौतिकी में इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी भी तो इसी नियम का पालन करती है। तो क्या विद्युतीय बल और ग्रेविटी की ताकत एक जैसी होती है? इस 10 की घात 39 के अंतर को देखिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। गोविंद सर बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युतीय बल उनके बीच की ग्रेविटी से 10 के ऊपर 39 जीरो इतने गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये तो सच में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब सूक्ष्म कणों की दुनिया में ग्रेविटी इतनी कमजोर है कि उसका होना या ना होना बिल्कुल बराबर है। लेकिन रुकिए, प्रकृति इतनी भी सिंपल नहीं है। क्या हो अगर किसी जगह पर ढेर सारे चार्जेस की पूरी भीड़ जमा हो जाए? क्या वो सब एक दूसरे की ताकत को डिस्टर्ब करेंगे? यहीं पर आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसे ना एक रस्साकशी के खेल की तरह विजुअलाइज करते हैं। अगर 2 लोग रस्सा खींच रहे हैं और कमरे में तीसरा या चौथा इंसान आ जाए तो उन पहले 2 लोगों के बीच की आपसी ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बल एक दूसरे को नष्ट नहीं करते, बल्कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं और बस गणितीय रूप से आपस में जुड़ते चले जाते हैं। तो चलिए अब इस विश्लेषण के अगले और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यानी एक अदृश्य जाल। इन बलों की पूरी कहानी में इतिहास का एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से था, जिसे एक्शन एट अ डिस्टेंस कहते हैं। मतलब बिना एक दूसरे को छुए, बीच में कोई फिजिकल रस्सी न होने के बावजूद ये चार्जेस इतनी दूर से एक दूसरे पर बल कैसे लगा लेते हैं। इसका जो समाधान है ना, वो सच में क्रांतिकारी है। गोविंद सर के नोट समझाते हैं कि चार्जेस सीधे तौर पर एक दूसरे से इंटरैक्ट ही नहीं करते। असल में होता यह है कि एक सोर्स चार्ज अपने चारों ओर की खाली जगह, उस स्पेस की बनावट को ही भौतिक रूप से बदल देता है और एक फील्ड तैयार करता है। फिर जब कोई दूसरा टेस्ट चार्ज वहां आता है तो वो उस फील्ड पर रिएक्ट करता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फील्ड्स कोई कोरी गणितीय कल्पना नहीं है, ये एक भौतिक सच्चाई है जो ऊर्जा को कैरी करते हैं। अब इन अदृश्य बलों को देखा कैसे जाए? इसके लिए माइकल फैराडे ने फील्ड लाइंस का एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट दिया। इन रेखाओं का नियम बड़ा सीधा है। ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर समा जाती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। और सबसे काम की बात, जहां ये रेखाएं एकदम पास पास और घनी होती हैं वहां फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और जहां दूर दूर होती हैं वहां बल कमजोर पड़ जाता है। इन्हीं फील्ड लाइंस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट मिलता है। इसे समझने के लिए एक तेज बहती हुई नदी के बारे में सोचते हैं। अगर एक सोने की रिंग को पानी के बहाव के बिल्कुल सामने सीधा खड़ा कर दें तो जाहिर है कि सबसे ज्यादा पानी उसके आर पार जाएगा। लेकिन अगर उसी रिंग को थोड़ा सा तिरछा कर दें तो उसमें से गुजरने वाले पानी की मात्रा तुरंत कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बिल्कुल इसी लॉजिक पर काम करता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि फील्ड लाइंस के सामने कोई भी क्षेत्रफल किस एंगल पर रखा गया है। और यहीं पर गोविंद सर के नोट्स एक ऐसा ट्विस्ट लाते हैं जो हमारी आम समझ को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। जनरली माना जाता है कि क्षेत्रफल यानी एरिया बस एक साइज होता है ना? लेकिन भौतिकी में क्षेत्रफल की एक दिशा भी होती है। इसे एरिया वेक्टर कहा जाता है। ये दिशा हमेशा उस सतह से एकदम लंबवत यानी 90 डिग्री के एंगल पर बाहर की तरफ होती है। किसी भी फील्ड के फ्लक्स को सटीक तरीके से मापने के लिए इस दिशा का पता होना बहुत जरूरी है। इन फील्ड्स और वेक्टर्स का एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल हमें इलेक्ट्रिक डायपोल में देखने को मिलता है। ये बेसिकली 2 बराबर लेकिन ऑपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम है जो एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर बंधे होते हैं। गोविंद सर बहुत क्लियरली बताते हैं कि ये कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारी असल जिंदगी से जुड़ा है। हमारे पानी के जो अणु होते हैं ना, वो असल में छोटे छोटे डायपोल ही तो हैं, और यही डायपोल्स अनगिनत रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं को मुमकिन बनाते हैं। तो इस पूरे डीप विश्लेषण के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि हमारे भौतिक संसार को बांध के रखने वाली सबसे मजबूत नींव गुरुत्वाकर्षण नहीं है, बल्कि ये विद्युतीय बल हैं जो परमाणुओं, अणुओं और लिटरली हमारी पूरी रियलिटी को बिखरने से रोके हुए हैं। वो स्वेटर उतारते वक्त निकलने वाली एक साधारण सी चिंगारी असल में उन असाधारण बलों की एक छोटी सी झलक भर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ थामे हुए हैं। और अब अंत में गोविंद सर द्वारा उठाए गए एक बहुत ही माइंड बेंडिंग सवाल पर विचार करते हैं। अगर वो हर एक चीज जो हमें और इस ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े हुए है वो असल में सिर्फ खाली जगह और इन अदृश्य ऊर्जा क्षेत्रों का एक जटिल जाल मात्र है, तो क्या हम इंसान भी असल में सिर्फ चलते फिरते फोर्स फील्ड्स ही हैं? अगली बार जब कार का दरवाजा छूने पर वो हल्का सा शॉक लगे तो इस बात पर जरूर विचार करना बनता है।